चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 जो है वो क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 244 से लेके 244A तक है। ओके, तो देखते हैं इसका आर्टिकल्स। तो देखिए, तो आर्टिकल 244, ठीक है। और एक है आर्टिकल 244A, ठीक है। ये फर्दर दो बार में करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 244(1), 244(2), ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या है कि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल्स, ठीक है। ये जो आर्टिकल 244 है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होता, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट छोड़ के जितना भी ST SC वाला है, ST SC एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है ST SC का। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, ठीक है, और इसमें नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करके। तो हम्म तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट छोड़कर इसमें नॉर्थ ईस्ट को लेके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट रहेगा, 4 स्टेट रहेगा, ठीक है। असम, ठीक है, मेघालय, ठीक है। तो इसमें मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चाह रहा था। और इसमें बात बाकी जो नॉर्थ ईस्ट का छोड़ के झारखंड हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र में कुछ भी ट्राइबल्स है, राजस्थान में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके अंतर्गत जो आता है वो सारे 5th शेड्यूल के लोग 5th शेड्यूल में आता है ये, ठीक है। 5th शेड्यूल में आता है, और ये 6th शेड्यूल में आता है, ठीक है। ये 244 6th शेड्यूल में आता है। 6th शेड्यूल में ज़्यादा पावर से 5th शेड्यूल से कंपेरिजन, ठीक है। और नेक्स्ट इज इसमें, और फिर ये है आर्टिकल 244 का A, ठीक है। इसमें क्या है, आसाम को दिया है, ठीक है। आसाम को ऑटोनॉमस स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। आसाम को ऑटोनॉमस स्टेट इन आसाम, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट इन आसाम, ठीक है। तो इसको ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया है, दिया गया दर्जा दिया जाएगा, दिया गया कब, ये इसको दिया गया इंसर्ट कब किया गया इसको ऑटोनॉमस स्टेट। तो ये 22nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 से इसको एक पावर दिया गया, ठीक है। आसाम को स्पेशल पावर दिया गया, ठीक है। जो कि अब देखो, जैसे यहाँ एक मिनट देखिए, यहाँ पे है क्या कि ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है, देखिए ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। ये 6th शेड्यूल के अंदर 244 का 6th शेड्यूल के अंदर आता है। इसमें जो होता है, इसमें जो काउंसिल होता है वो TAC होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का चलता है, ठीक है, जो कि एक 20 मेंबर का टीम होता है, ठीक है, ठीक है। 20 मेंबर का टीम होता है, जिसमें से 3/4 जो होना चाहिए वो ST होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें झारखंड जैसे जितना भी अदर देन नॉर्थ ईस्ट होता है, तो टोटल कितना स्टेट होगा, तो टोटल 10 स्टेट्स होता है अभी तक है। और इसमें टोटल कितना स्टेट है, 4 स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 244 का 2 में, ठीक है। तो ये ट्राइब्स, इसके अंदर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है ऑटोनॉमस एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये दो बॉडी हो गया। नेक्स्ट, अगर देखा जाए, एक मिनट, ठीक है। तो ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल करता है, इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना
इसमें इसमें काउंसिल लोग, ठीक है, इसमें काउंसिल है, लेकिन इसमें ऑटोनोमस स्टेट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो स्टेट रहेगा तो पॉलिटिकल एनाटॉमी रहेगा, ठीक है, पॉलिटिकल एनाटॉमी, ठीक है। सबसे कम पावर इसके पास रहता है, इसके बाद इसमें रहता है, और इसके सबसे ज़्यादा पावर इसमें इसमें होता है कि ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र होता है सबको, एक अपना मेंबर बनाता है और वो बहुत सारा फैसला ले सकता है, ठीक है। तो अभी जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो फिफ्थ शेड्यूल में है, तो उसको सिक्स शेड्यूल में डालने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसको किस में, सिक्स शेड्यूल में, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि उन लोग के पास भी थोड़ा सा पावर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक, ठीक है। ये है सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। जो आर्टिकल्स जो है 245 से लेके 263 तक, वो है पार्ट 11 में, ठीक है। ये है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो लेजिस्लेशन रिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक, तो 245 से लेकर 250 तक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो कहाँ से 256 से लेकर 263 तक है, ठीक है। फाइनेंस रिलेशन जो 268 से लेकर 293 तक है। तो ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ठीक है। अब हम लोग अब देखते हैं आर्टिकल 245, ठीक है, आर्टिकल्स 245, ओके। तो सबसे पहले आर्टिकल 245, अब देखिए 160, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आर्टिकल 254, ठीक है, आर्टिकल 254 के बारे में है। तो आर्टिकल 254 क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट, बोल रहा कानून जो लागू होगा वो कहाँ तक लागू होगा, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट अगर उसको पास कर रहा है, अगर पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है, तो पूरा भारत में लागू होगा, ठीक है, पूरा भारत में होगा, ठीक है। जो कानून बनाएगा उस बाहर में होगा, और जो पूरा 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 भारत में, ठीक है, पूरा भारत में, होल इंडिया, और प्लस जो लोग लोग भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय हैं, उसके पे भी लागू होगा। और स्टेट अगर है तो वो केवल सिर्फ जो है स्टेट का जो सीमा है उसके अंदर तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 246 जो कि बता रहा है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, कौन सा विषय का कानून कौन बनाएगा, ये बोल रहा है आर्टिकल 246, ठीक है। आर्टिकल 246 में है, बोल रहा है कि कौन सा विषय का पर कानून कौन बनाएगा, तो ऑब्वियसली तो यूनियन लिस्ट पे यूनियन बनाएगा, ठीक है। इसमें कितना रहता है, पहले 97 सब्जेक्ट था, अब 100 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग यूनियन लिस्ट, वेट एंड, फिर दूसरा स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा, ठीक है, स्टेट अपना बनाएगा। तो ओरिजिनली पहले इतना था, अब जो 42nd अमेंडमेंट के साथ 5 सब्जेक्ट को कंकरेंस में डाल दिया गया, तो अब 61 हो गया। इसमें क्या क्या था, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लैंड, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, फिशरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, रेलवे पुलिस भी आता है, ऑफिसर सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट्स, प्रिजनर, पब्लिक हेल्थ, इंटॉक्सिकेंट लिविंग, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज, और कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें दोनों बनाएगा, ठीक है, कॉन्करेंट में दोनों बनाएगा, बोथ कैन मेक सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो आर्टिकल 254, एक 254 भी है, इसमें बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस यूनियन एंड स्टेट, तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया से बनाया गया, साकर क्रिया कमीशन जो आया था कॉन्करेंट लिस्ट के लिए, ठीक है। लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एज क्या बोला था, कॉल्ड क्या था, ग्रे एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज दिस सब्जेक्ट आर नीदर नेशनल इंपॉर्टेंस नॉट लोकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल पहले के कॉन्करेंट लिस्ट 47 था, अब 52 हो चुका है, ठीक है। कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट में हुआ है। लिस्ट जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉ, बैंक्रप्सी, पेट्रोल, लीगल, मेडिकल, ठीक है, ये सब है। फिर अगर तो 47 अमेंडमेंट 1946 में क्या क्या ट्रांसफर, एजुकेशन ट्रांसफर, फॉरेस्ट ट्रांसफर, वेट्स एंड मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये सब ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट इज कि
आर्टिकल 246A है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन किसको दिया है, जीएसटी को दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें यूनियन को भी और स्टेट को भी, ठीक है, दोनों को शक्ति दिया गया है, ठीक है। काहे शक्ति दिया है, क्यों शक्ति किया दिया हो गया, ताकि हिस्सा जो है उसका, शक्ति जो है उसका बंटवारा हो, ताकि वो अपना अपना दायरा, एक बात सुनिए यहाँ पे कि ये दोनों को ताकत दिया हुआ है, यूनियन को भी स्टेट को भी, ठीक है, ताकि वो क्या हो ना कि अपना अपना दायरा में रह कर टैक्स अपना वसूल करे, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट और स्टेट का रिलेशन हो, स्टेट और स्टेट में ट्रेड हो रहा हो, तो इसका जो इस पे जो कानून बनाएगा, उसको कानून कौन बनाएगा, उसी बना पाएगा पार्लियामेंट। तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आर्टिकल 247, ठीक है, क्या बोलता है इसमें आर्टिकल 247 में, आर्टिकल 247 मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है टू स्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोड, ठीक है। कि अगर संसद को लग रहा है, संसद को लग रहा है, तो पार्लियामेंट को लग रहा है कि उसके द्वारा जो बनाया गया है कानून, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, सेंट्रल लॉ हो गया, ठीक है, अगर उसको बेहतर तरीके से लागू नहीं कर और न्याय नहीं दिला पा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको लग रहा है कि अगर कोई एडिशनल कोड बनाना है, ठीक है, तो एडिशनल कोड, ठीक है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब के लिए बना सकता है। और ये पावर किसके पास है, ये पावर सिर्फ संसद के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट, एक होता है रेसिड्यू पावर, ठीक है, जो कि वो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो रेसिड्यू पावर होगा। तो आर्टिकल 248 में होता है पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक अ पर्टेनिंग सब्जेक्ट टू जो रेसिड्यू लिस्ट में, उसके प्रति पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर लॉज, ठीक है, इस सब पे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 249, पार्लियामेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट कैन मेक लॉ पर्टेनिंग टू स्टेट सब्जेक्ट। होता क्या है कि आमतौर पे स्टेट लिस्ट पे यूनियन अपना हाथ नहीं फेरता है, ठीक है। तो लेकिन जो आर्टिकल 249 है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो नेशनल इंटरेस्ट पे है, अगर, ठीक है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट पे है, तो पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो कि मैटर है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि, तो व्हेन राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, ठीक है, कि यह कानून, ये लॉ ज़रूरी है देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो फिर पार्लियामेंट को पावर मिल जाता है कि स्टेट्स का सब्जेक्ट में वो लॉ बना सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 250 क्या बोलता है कि अगर इमरजेंसी है, ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास क्या शक्ति रहेगा, ठीक है। तो अगर देश में इमरजेंसी है, तो संसद यानी पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में, पर पूरे भारत स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें चेंज करके, ठीक है, आ, विषय पर, स्टेट लिखे किसी विषय पर पूरे भारत में या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, ठीक है, कोई मैटर पे कानून बना सकता है पूरा भारत के लिए, ठीक है। जैसे स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, तो पुलिस के लेके ही पूरा कानून बना सकता है कि वो पुलिस पूरा भारत में, सारा स्टेट का पुलिस पूरा भारत में लागू होगा, ठीक है, कोई भी सिचुएशन, ठीक है। तो समय समय के इमरजेंसी खत्म होने के बाद, अगर इमरजेंसी खत्म होता है 6 महीने बाद, जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के द्वारा जो एक कानून रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 251 में इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी मतलब टकराव, ठीक है, बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द 249 और 250। 249 और 250 में क्या किया, स्टेट का लिस्ट में छेड़छाड़ किया, पार्लियामेंट ने दखल दिया है, तो कहीं उसमें टकराव ना हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 251 बनाया गया, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखें कि 249 में देश हित पे था और 250 में इमरजेंसी पे था, सांसद जो है राज्य का विषय में कानून बना रहा था, ठीक है। तो लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य अपनी शक्ति खो दिया है, ठीक है, राज्य को भी अपना कानून बना सकता है। नो, तो नतीजा क्या होता है इसका कि एक ही विषय पर सांसद और राज्य दोनों कानून बना देता है, ठीक है। तो टकराव हो जाता है इनकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें क्या है कि लास्ट में जाके अगर जो वैल्यू, अगर वो जीतेगा कौन, तो वो पार्लियामेंट जीतेगा, तो इसमें जीत किसकी होगी, पार्लियामेंट की होगी, ठीक है। तो राज्य का कानून बेकार हो जाएगा, तब तक रहेगा जब तक संसद का कानून लागू होगा। संसद, पार्लियामेंट अपना कानून लागू स्टार्ट हो गया, लागू हो रहा है, उसी का लागू होगा, ठीक है।
ठीक है। तो आर्टिकल 252, ठीक है, आर्टिकल 250 क्या है, पावर देता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट फॉर द टू, ठीक है, लेजिस्लेट काम करने का, ठीक है, समझाते हैं। आर टू, दो या दो से अधिक स्टेट्स बाय द कंसेंट और एडॉप्ट ऑफ द सच लेजिस्लेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य, ठीक है, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य अगर विधानसभा में एक प्रस्ताव करे, ठीक है, विधानसभा में एक प्रस्ताव करे और पार्लियामेंट को बोले कि आप हम दोनों के लिए एक कानून बना दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर दिया और वो कानून बना दिया, ठीक है, कानून बना दिया, ठीक है। तो ये कानून सिर्फ वही दो स्टेट के लिए होगा, दो या दो से स्टेट जो भी आए हैं मांगने के लिए कि हम लोग दोनों को ऐसा चाहिए या हम लोग तीनों को ऐसा चाहिए, तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है, वो उसके लिए बनाएगा। अगर कोई और स्टेट चाहता है कि मेरे साथ भी इस तरह हो, तो वो भी अपना प्रस्ताव लेके, ठीक है, अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो कानून है, ऐसा कानून का अगर वो घर बंद करना चाहता है, वो दोनों स्टेट, एक स्टेट परेशान हो गया दूसरे स्टेट से, वो बंद करना चाहता है, तो उसका जो बंद करने का पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में क्या बोलता है कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता होगा, ठीक है, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे, अगर कोई दूसरा स्टेट से, देश के साथ अगर ट्रेटी साइन किया, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो इसका कोई भी फैसला, तो देखो, तो कोई भी ट्रीटी साइन किया, ठीक है, ट्रीटी साइन कर दिया, तो उस ट्रीटी को पूरा भारत में लागू करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ये संस एक मिनट, तो जैसे कि अगर वो ट्रीटी मान के चलो कोई खास स्टेट में लागू होना चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे झारखंड में हो गया, तो अगर वो कुछ एनर्जी से रिलेटेड था तो झारखंड में लागू करना चाहिए था, पार्लियामेंट लागू करना चाहता था, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो भी वो पार्लियामेंट बिना स्टेट से पूछे उस लिस्ट वो लागू कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 253 है वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है, वो लागू करेगा पार्लियामेंट। स्टेट का बिना, अगर आपको लग रहा है कि स्टेट में करना चाहिए, स्टेट लिस्ट में करना चाहिए, तो इंटरनेशनल ट्रीटी के कारण वो स्टेट लिस्ट में आएगा और उसको पास करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 254, ठीक है, ये पहले हो चुका है, इनकंसिस्टेंट बिटवीन लॉ ऑफ मेनी पार्ट, ठीक है, ये मैन स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल 255 कि ये क्या है, रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्ड एज द मैटर ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कोई भी कानून, ठीक है, कुछ भी कानून जो संविधान में जो भी कानून बनता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, सिफारिश के लिए, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो उसे रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। अगर वो रिकमेंडेशन नहीं लिया, ठीक है, अगर वो रिकमेंडेशन नहीं लिया, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके वो एसेंट हो गया, ठीक है, एसेंट हो गया यानी हस्ताक्षर हो गया, यानी साइन हो गया, ठीक है, तो इस बात पे रद्द नहीं होगा कि पहले रिकमेंडेशन नहीं लिया है, ठीक है। अब वो साइन हो चुका है तो साइन हो चुका है, अब वो एक सिर्फ छोटा सा भूल माना जाएगा, लेकिन वो लॉ जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है।